आज हमारा जो मुख्य विषय है वह मुख्यतः नस्लवाद और रंगभेद पे है। नस्लवाद और रंगभेद यह मुख्यतः मानव इतिहास में ऐसी अवधारणा है जो सामाजिक भेदभाव और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है। यह सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स भी हो सकता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस भी हो सकता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ कलर भी हो सकता है। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सो मैनी थिंग्स आर सो एंड सो इट मीन्स कि किसी भी आधार पर किया जाने वाला भेदभाव सामाजिक विषमता और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। यह जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की पद्धति रही है पूरे विश्व इतिहास में कई ग्राउंड्स पे रही है, कई आधारों पर रही है। इनमें से जो मुख्य दो आधार रहे हैं जो वर्तमान शब्दावलियाँ में काफ़ी चर्चित भी रहा है, उसमें एक है रंगभेद और दूसरा है नस्लवाद। यह दोनों पद्धति लगभग देखने में एक जैसी लगती है और कभी कभी इसे हम एज ए सिनोनिम के रूप में यूज़ भी करते हैं। बट अगर एनालिटिकल अप्रोच में हम जाएं तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं, कुछ इसमें मूलभूत अंतर भी है, लेकिन दोनों का सेंस लगभग सेम है। दोनों का सेंस लगभग सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का जो उद्देश्य है वह एक प्रकार के सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। यद्यपि थोड़ा बहुत जो मूलभूत अंतर यह है कि जहाँ नस्लवाद रेसिज्म जो है यह मुख्यतः प्रजाति भावना के आधार पे, नस्लीय भावना के आधार पर सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है, राजनीतिक भेदभाव को दर्शाता है। वहीं रंगभेद जो है इस डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव को मुख्यतः कलर के आधार पे मानता है, रंग के आधार पे मानता है। जैसे रंगभेद मुख्यतः ऑन द ग्राउंड ऑफ कलर पे काम करता है, जैसे श्वेत और बनाम अश्वेत का इतिहास, जैसे गोरे और कालों का इतिहास। और जहाँ नस्लवाद है यह मुख्यतः क्या करती है, प्रजाति की बात करता है, जैसे नाजी प्रजाति, जैसे यहूदी प्रजाति। ऐसे ही जो विश्व में कई प्रजातियां हुई जिसमें मुख्यतः आपने पूरा इतिहास ही देखा होगा, नाजियों के माध्यम से, यहूदियों के माध्यम से, ईसाइयों के माध्यम से जो प्रजाति रूप से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तो प्रजाति के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव कहलाता है नस्लवाद, जबकि रंग के आधार पर किया जाने वाला भेद कहलाता है रंगभेद। यह बेसिक कंसेप्ट है। अब आते हैं हम लोग, अच्छा एक और चीज़ यह है, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, चाहे रंगभेद को समाप्त करने में रहे हों, चाहे नस्लवाद के भेदभाव में रहे हों, दोनों लोग मुख्यतः दोनों पद्धतियों पे काम किए हैं। तो यह विचारधारा कमो बेश एक ही सिस्टम पे कार्य कर रही है और लगभग इसके वही पायनियर पर्सन्स हैं, वही रिफॉर्मेटिव पर्सन्स हैं और दोनों में सेम काम किए हैं। जैसे देखिए, जहाँ तक रंगभेद का इतिहास की बात है तो रंगभेद की भूमिका मुख्यतः में कहाँ से मिलती है। कहा जाता है कि रंगभेद की शुरुआत मतलब श्वेत और अश्वेत के बीच में या गोरे और कालों के आधार पे, रंग के आधार पे जो भेदभाव की प्रवृत्ति है, इसकी शुरुआत हम मानते हैं अमेरिका के फ्री टापू थे। तो अमेरिका का जो फ्री टापू है वहाँ से मानते हैं कि रंगभेद की शुरुआत हुई। ठीक, रंगभेद की शुरुआत हम अमेरिका के फ्री टापू से मानते हैं। अब दूसरा अंतर समझिएगा, जबकि दूसरी बात यह है कि अब यह जो भेदभाव की प्रक्रिया फ्री टापू से शुरू हुई, यह प्रक्रिया यूरोपीय देशों में, अफ्रीकी महाद्वीप में, ठीक है, उसके बाद आपके एशियाई देशों में भी हमें दिखाई पड़ती है। और मुख्यतः जो है यह प्रक्रिया जो है सबसे ज़्यादा यूरोपियों और अमेरिका में देखा जाता है। यूरोप और अमेरिका में और अफ्रीका में मुख्यतः इसका एक प्रकार से ईपी सेंटर रहा है, एक प्रकार से इसका सेंट्रल एटमॉस्फेयर वहीं पे रहा है। तो कुल मिला के यह पद्धति आगे बढ़ती है। और इसकी अगर हम इसको एज ए एग्जाम्पल देखें, एज ए प्रोमिनेंट पार्ट के रूप में देखें तो हम रुडयार्ड किपलिंग के
व्हाइट मैन्स बर्डन में इसे देख सकते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने अपने व्हाइट मैन्स बर्डन में, जिसे कहता है श्वेतों का बोझ या गोरों का बोझ, उसमें उन्होंने इस प्रजाति प्रवृत्ति और रंगभेद की प्रवृत्ति को व्यापक रूप से दर्शाया है, जिसमें वो कहता है कि संसार की सर्वश्रेष्ठ जो प्रजाति है वह कौन सी प्रजाति है? वह संसार की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति आपका ईसाई प्रजाति है, और हम लोग संसार के सबसे सभ्य व्यक्ति हैं, हम संसार के सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, हम मॉडर्न व्यक्ति हैं। हाँ, तो इसलिए हम ईश्वरीय कृपा के विशेष भंडार हैं, हम ईसा मसीह के विचारों के माध्यम से समुन्नत हैं, मॉडर्नाइज्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं। ऐसी कंडीशन में विश्व के अन्य देशों को, खासकर एशियाई और अफ्रीकी समाज को, जहाँ पे कालों की संख्या, श्वेतों की संख्या ज़्यादा है, हाँ, तो ऐसे लोगों को मॉडर्नाइज करना, ऐसे लोगों को सिविलाइज्ड करना, ऐसे लोगों को सभ्यता संस्कृति का पाठ पढ़ाना हमारा मुख्य उत्तरदायित्व है। और हम इसलिए हम लोग मजबूर हैं, जो संसार के काले लोग, अर्धसभ्य लोग, अर्धनग्न लोग और अनसिविलाइज्ड पर्सन हैं, परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स पर्सन्स हैं, ऐसे लोगों को, ठीक है, ऐसे लोगों को सभ्यता संस्कृति का पाठ पढ़ाना और ऐसे लोगों का विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो यह लोग जो हैं, ठीक है, यह लोग जो हैं कुल मिला के हमारे ऊपर एक प्रकार के बोझ हैं, और इसलिए इनका विकास कैसे होगा? अगर जब हम लोग ईसा मसीह के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे, जो शुभ संदेशवाद है, ईसा मसीह का विचार है शुभ, ठीक है, इसीलिए उस विचार का प्रचार प्रसार करना कहलाता है शुभ संदेशवाद, इवेंजेलिज्म। तो जो इवेंजेलिज्म की विचारधारा है, यह इस बात पर बल देती है कि जब विश्व के देशों में सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा, तभी विश्व के लोग सभ्य बनेंगे, तभी समुन्नत और मॉडर्नाइज्ड बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इनके विचारों के प्रचार प्रसार से ही संसार में नैतिकता, संसार में बौद्धिकता, संसार में सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार संभव हो सकता है। तो पूरी तरह से सभ्यता संस्कृति का श्रेय इन लोगों ने क्या किया? अपने देशों, पश्चिमी देशों में ले लिया, और जिसे कहा यह प्रजाति जो उच्चता की भावना है, यह आपका मुख्यतः रेसिज्म और अपार्थाइड की पद्धति से निकली हुई पद्धति है। और यह जो इसे कहते हैं हम थियरी ऑफ रेस, इसे हम मुख्यतः क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं थियरी ऑफ रेस, प्रजाति उत्पत्ति का सिद्धांत। और इसी भावना को इन लोगों ने थियरी ऑफ डिफ्यूज़न, थियरी ऑफ डिफ्यूज़न विसरणवादी सिद्धांत के तहत धीरे धीरे एक प्रकार से इसको आगे विकसित किया और सभ्यता संस्कृति का पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। तो यह जो विचारधारा मुख्यतः अपार्थाइड और रेसिज्म की विचारधारा है, यह विचारधारा मुख्यतः उसी पद्धति से निश्चित या निकला हुआ है। तो ठीक है, जिसकी हम उच्चतम परिणति हम रुडयार्ड किपलिंग के व्हाइट मैन्स बर्डन देखते हैं। यही पद्धति आप रुडयार्ड किपलिंग ने एक कविता बड़ा फेमस लिखा था, द बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, उसमें भी उन्होंने पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति की तुलना करते हुए पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ सिद्ध करने का वहाँ भी प्रयास किया है। तो कुल मिला के ये जो पद्धतियाँ हैं, यह मुख्यतः ठीक है इसी पद्धति की ओर और इसी नस्ली और रंगभेदीय विविधता की ओर और डिस्क्रिमिनेशन की ओर दर्शाती है। आगे चलिए, अब जहाँ तक रंगभेद की नीति है, जिसकी शुरुआत फ्री टापू से हो रही है, ये क्या किया गया कि आगे चलकर श्वेत प्रजातियों ने, गोरे लोगों ने विश्व के अन्य भागों पर, विश्व के अन्य जहाँ पे काले लोग हैं, अर्धसभ्य लोग हैं, जहाँ पे लोग अभी उतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, या जहाँ तक कह सकते हैं ऐसे लोग जो अभी ज़्यादा तक आधुनिक नहीं है, जो विकसित समाज में नहीं पहुँचे थे, जहाँ पे अभी औद्योगिकरण ज़्यादा नहीं हुआ था, ऐसे देशों पे पहुँच के वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया, वहाँ के लोगों को दास बना लिया, और पूरी तरह से एक प्रकार से उनके ऊपर अपनी सुप्रीमेसी स्थापित कर दिया। तो एक प्रकार से ये सुप्रीमेसी स्थापना की भी पद्धति रही है, ठीक है, जो एक प्रजाति का और एक कलर के लोगों का दूसरी प्रजाति या दूसरे कलर के लोगों पर उनके आधिपत्य को, उनकी सुप्रीमेसी को, ठीक है, दर्शाने की एक पद्धति रही है।
ठीक है। और ऐसे लोग जो बेचारे काले कलूटे रह गए, जैसे भारत के लोग, एशिया के प्रमुख व्यक्ति, इनको यूरोपियों ने मुख्यतः डेमोनिक अदर्स, ठीक है, इनको क्या वर्ड यूज किया, डेमोनिक अदर्स। तो डेमोनिक अदर्स कह के इनकी चर्चा इन्होंने किया। एक प्रकार से अदर दूसरी प्रजाति के लोग कह के समझिएगा, जो अधसभ्य हैं, जो अनसिविलाइज्ड हैं, अनकल्चर्ड कह के इनको पूरी तरह से इनके मुख्यतः उपलब्धियां थी, अचीवमेंट्स थी, सबको इन लोगों ने और इनकी सभ्यता संस्कृति के विशिष्ट तत्वों को पूरी तरह से नकार दिया। अब आते हैं तो एक डेमोनिक अदर्स के रूप में इन लोगों की चर्चा कर दिया गया। जहाँ तक रंगभेद की नीति का प्रश्न है, रंगभेद पर मुख्यतः किसने योगदान दिया? रंगभेद पर मुख्यतः सबसे पहले काम किया अल्बर्ट जॉन लथुली ने, मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काम किया। अल्बर्ट जॉन लथुली जो हैं वह अफ्रीका के हैं, अमेरिका के ही रोजा पार्क्स महत्वपूर्ण हैं, अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और भारत के एम के गांधी जी इसमें महत्वपूर्ण पायनियर पर्सन हैं जिन्होंने इसमें मुख्यतः कार्य किया। अब आते हैं, देखिए जो अल्बर्ट जॉन लथुली हैं, लथुली ने जो रंगभेद पर मुख्यतः कार्य किया, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उसके खिलाफ ये विद्रोह करते हैं। इस पद्धति में क्या हुआ, इन्होंने लोगों को यूनाइट किया और इसमें लोगों से, ठीक है, यह प्रावधान किया गया कि जो काले लोग हैं, ये लोग सप्ताह में एक निश्चित दिन काम नहीं करते थे, ठीक है। और दूसरी बात, अपने अन्य जो विचार इन्होंने दिया या महत्वपूर्ण विचार दिया, उन्होंने दिया लेट मी पीपल गो। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है लेट मी पीपल गो। और इनके रंगभेदी योगदानों को और जो उन्होंने कार्य किया इस पद्धति, इसमें इसी को आधार बना के 1960 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो सबसे पहले रंगभेद पे आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं जॉन लथुली, जिनकी आत्मकथा है लेट मी पीपल गो, लेट मी पीपल गो, ठीक है। अब आगे आते हैं। इसके पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण पुरोधा व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, वह आपके हैं अमेरिका में प्रमुख इस पर कार्य किया है मार्टिन लूथर किंग ने। अमेरिका में प्रमुख रूप से इस पर काम किया है मार्टिन लूथर किंग ने। और भारत में भी आपको बताए थे कि उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। तो मार्टिन लूथर किंग ने इस पे काम किया। मार्टिन लूथर किंग ने मुख्यतः चर्च के विरुद्ध भी कार्य किया। जो लेटर ऑफ इंडल्जेंस थे चर्च के, उसके विरुद्ध उन्होंने 95 थेसिस नामक पंपलेट निकाला था, उस पर उन्होंने काम किया था। तो ये बहुत बड़े सुधारवादी थे और समतावादी समाज की बात करते थे। तो इनका पूरा इतिहास रहा है। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में रोजा पार्क्स महत्वपूर्ण हैं। रोजा पार्क्स अमेरिका की महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर मानी जाती हैं। अमेरिका में मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाली महत्वपूर्ण महिला मानी जाती हैं। रोजा पार्क्स को फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स भी कहा जाता है। फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, मानव अधिकारों की प्रथम महिला कहा जाता है। और द मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट भी इन्हें कहा जाता है, द मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। जबकि भारतीय स्वतंत्रता की माता किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता की माता मैडम भिखाजी कामा को, जिन्होंने पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा फहराया था, उनका नाम है मैडम भिखाजी कामा। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता की माता भी कहा जाता है। अब आगे आइए। और इनको कहा जाता है द मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। रोजा पार्क्स का जो महत्वपूर्ण योगदान है या जो उन्होंने यह आंदोलन चलाया या यह मूवमेंट शुरू किया रंगभेद के खिलाफ, उसका रूट या उसका बैकग्राउंड क्या है? रोजा कहा जाता है कि रोजा पार्क्स जब अमेरिका में बस से अलबामा की यात्रा कर रही थी, तो वहाँ पे बीच में जो मॉन्टगोमरी जगह है, मॉन्टगोमरी में उनको सीट से उतार दिया गया। रोजा पार्क्स को मॉन्टगोमरी में सीट से उतार दिया गया था और बाद में वो वहीं पे बैठ गई थी धरना पर।
और इसी मुद्दे को उठाकर उन्होंने पूरा यह आंदोलन शुरू कर दिया। तो इस घटना को कहा जाता है मॉन्टगोमरी बस बाइकाट। इस घटना को कहा जाता है मॉन्टगोमरी, इस घटना को कहा जाता है मॉन्टगोमरी बस बाइकाट की घटना। मॉन्टगोमरी बस बाइकाट की घटना, यह मॉन्टगोमरी बस बाइकाट की घटना ऐसी घटना है कि जैसे कि आप अभी गांधी जी में देखते हैं। गांधी जी के संदर्भ में गांधी जी ने मुख्यतः रंगभेद और नस्लवाद दोनों का विरोध किया। गांधी जी ने सबसे पहले अफ्रीका में जो रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई वह थी गांधी जी 7 जून 1893 को। गांधी जी 7 जून 1893 को अफ्रीका में जब प्रथम श्रेणी टिकट पे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उनको कुछ गोरों लोगों ने उनको वहाँ से ज़बरदस्ती सीट से उतार के फेंक दिया, बाहर कर दिया। और जिस स्थान पर उनको उतारा वह था मेरिट्सबर्ग स्टेशन, मेरिट्सबर्ग। इसीलिए गांधी जी को वहाँ से उतारना, इस घटना कहलाती है मेरिट्सबर्ग कांड। मेरिट्सबर्ग कांड यह हुआ है 7 जून 1893 को। याद रखिएगा, डेट पूछेगा कि मेरिट्सबर्ग की घटना कब हुई। यह हुई है 7 जून 1893 को। तो गांधी जी को जो हटा दिया गया वहाँ से, तो गांधी जी ने तभी से क्या किया, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और रंगभेद और नस्लवाद के खिलाफ ये लगातार अपनी लड़ाई गांधी जी लड़ते रहे। और अंततः गांधी जी ने यहीं पर अफ्रीका में 1906 में एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, गांधी जी ने एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह किया। गांधी जी ने यहीं पर अपने जीवन का जो पहला सत्याग्रह किया वो कब किया, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध में 1906 में अफ्रीका में गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह शुरू किया था। जबकि मेरिट्सबर्ग की घटना हुई थी 1893 में। ठीक है, तो उसके बाद गांधी जी इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। और गांधी जी भारत में भी देखे होंगे आप, गांधी जी मुख्यतः जातिवाद, छुआछूत इनका विरोध किए, सामाजिक समता की बात गांधी जी करते रहे। और इसीलिए गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा देके, पूछता है गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया, तो गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था 1934 में। गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर उन्होंने अपना पूरा जीवन कार्य जो था वो सामाजिक सुधार में और हरिजन उत्थान में लगा दिया, हरिजन उत्थान में लगा दिया। तो सामाजिक सुधार और हरिजन उत्थान गांधी जी का मुख्य मोटो या मुख्य लक्ष्य बन गया 1934 से। ठीक, इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण इसमें काम किया। वे कौन थे, वे हैं आपके नेल्सन मंडेला। अब जो नेल्सन मंडेला हैं, नेल्सन मंडेला मुख्यतः अफ्रीका के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने रंगभेद के साथ साथ इन्होंने नस्लवाद का भी व्यापक विरोध किया। ठीक है, और मंडेला ने इसमें मुख्यतः कार्य किया। लेकिन मंडेला का इस तरह नेल्सन मंडेला का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है कुल मिला के रेसिज्म और अपार्थाइड के क्षेत्र में। इन्होंने जो प्रयास किया इसके कारण न केवल दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक महत्वपूर्ण समतावादी, सामाजिक सुधारवादी व्यक्ति माने जाते हैं और ये बाद में अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। इन्हें अपने कार्यों के लिए जो उनके महत्वपूर्ण कार्य थे, जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट, चाहे सिविल डिसओबीडियंस की पद्धति रही हो, इसी तरह इन प्रयासों के फलस्वरूप इनको 1964 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण मूवमेंट शुरू किया था जो 1968 में शुरू हुआ और इस मूवमेंट का नाम था पुअर पीपल्स कैंपेन। पुअर पीपल्स कैंपेन इन्होंने शुरू किया था। पुअर पीपल्स कैंपेन 1968 में शुरू किया था। साथ ही साथ इनके एक
भाषणों का संग्रह, भाषण का संग्रह है जो बहुत फेमस रहा है, या इनका एक महत्वपूर्ण भाषण रहा है कह सकते हैं, जो 1963 में इन्होंने दिया था और बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। यह है इसका, इसे कहा जाता है आई हैव ए ड्रीम, इसे कहा जाता है आई हैव अ ड्रीम। जैसे कि आप पढ़े होंगे, जैसा कि जब भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ने जो प्रथम भाषण दिया था उसे कहा जाता है ट्रिस्ट विथ डिस्टिनी, ट्रिस्ट विथ डिस्टिनी। वैसे ही इनका भी एक महत्वपूर्ण भाषण है पुअर पीपल्स कैंपेन। कुल मिला के मंडेला जी का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं, देखिए नस्लवाद पे आते हैं। नस्लवाद मुख्यतः यह प्रक्रिया भी यह एक प्रकार से उसी डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है जैसे कि रंगभेद है। यह बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिज्म है। यह किसी प्रजाति या नस्ल विशेष के विरोध या उसके प्रति किए जाने वाले भेदभाव की प्रक्रिया पे मुख्यतः आधारित होती है। और इस प्रक्रिया में मुख्यतः एक प्रजाति के लोगों द्वारा दूसरी प्रजाति के लोगों के साथ हीन व्यवहार, उसके साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता है। जैसे यहूदियों का इतिहास, ईसाइयों का इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां रही हैं जो विश्व में। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जैसे हम देखते हैं कि आपने बलबन का इतिहास पढ़ा। बलबन ने मुख्यतः जो ब्लड एंड आयरन थ्योरी अपना दिया, ब्लड एंड आयरन थ्योरी, उसमें ब्लड एंड आयरन थ्योरी में उन्होंने मुख्यतः प्रजाति उत्पत्ति की बात की। प्रजाति उत्पत्ति में उन्होंने काम भी किया और उन्होंने प्रजाति को महत्व भी दिया। रक्त की शुद्धता में उन्होंने केवल तुर्की रक्त को महत्व दिया और अन्य रक्त के लोगों को उसने महत्व नहीं दिया। यहाँ तक वो कहता है कि अगर मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ, ठीक है, तो मेरी जो नाड़ी है, ठीक है, वह जो मेरी नाड़ी वो गुस्से से या क्रोध से भर जाती है। तो कुल मिला के यह क्या है, यह नस्ली अवधारणा है। अब यह जो नस्ली अवधारणा है यह मुख्यतः, ठीक है, यह मुख्यतः एक प्रकार की सामाजिक विद्वेष की प्रक्रिया है। इसमें आगे चलकर जब हिटलर के अधीन नाजिज्म का विकास हुआ, नाजीवाद का विकास हुआ, ठीक है, और या मुसोलिनी के अधीन फासिज्म का विकास हुआ, वहाँ भी यह प्रजातीय उच्चता या श्रेष्ठता की भावना के फलस्वरूप बहुत सारे विभेद देखे गए और एक प्रजाति के लोगों को, एक प्रजाति के व्यक्तियों को, एक नस्ल के व्यक्तियों को महत्व देने का प्रयास किया गया। बाद में इसी के संदर्भ में जो बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें मुख्यतः हमने चर्चा किया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे लथुली हो, चाहे आपका इसमें मार्टिन लूथर किंग हो, तो इन लोगों ने मुख्यतः इसमें महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया और इन्हीं सबके योगदानों के फलस्वरूप यह जो पद्धति है, नस्लवादी पद्धति है या रंगभेद की अवधारणा है, यह विश्व में समाप्त हो पाई। यद्यपि आज भी कहीं न कहीं बहुत सारे प्रारूपों में लगातार हम इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को देखते रहते हैं। अभी वर्तमान में भी कुछ दिन पहले ही देखिए अमेरिका में श्वेत बनाम अश्वेत का लगातार द्वंद्व चल रहा है। बहुत सारे देशों में यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अभी भी हम पूरी तरह से इस भावना से उबर नहीं पाए हैं। अभी भी हम इस प्रवृत्ति को पूरी तरह से, नस्लवादी प्रवृत्ति को या रंगभेद की प्रवृत्ति को छोड़ भी नहीं पाए हैं। तो मानव समता के लिए, सामाजिक विकास के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना के लिए इन पद्धतियों का समाप्त होना ज़रूरी है। अगर ये समाप्त होंगी तभी समतावादी समाज की स्थापना की जा सकती है।